आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं अब तक सनम के साथ। रात के 9:30 बज चुके हैं और रात 9:30 बजे प्रोग्राम अब तक में दुनिया जहां की बड़ी खबरों से आपको रोशनास कराते हुए सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े अलमी कज़िये से आपको रोशनास कराएं। और अभी कुछ देर पहले एक बार फिर गाजा के इलाके से बुरी खबरें आई हैं और गाजा में जयाला पनाह गज़ीन कैंप पर अभी कुछ देर पहले इसराइल की बमबारी में कई मकानात को निशाना बनाया गया है। और इसराइल की इस बमबारी में कुछ देर पहले फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक 31 और अफराद मारे जा चुके हैं। ये इतला जो है ये फ़लस्तीनी सिक्योरिटी और तिब्बी ज़राया ने दी है। गाज़ा के हमास के ज़ेर इंतज़ाम शहरी इलाकों में एक बयान में बताया गया है कि इसराइली तैयारियों ने जयाला के पनाह गज़ीन कैंप में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिससे ये 21 अफराद हलाक हुए हैं। इन बम धमाकों में कम अज़ कम मज़ीद 10 लोग भी जख्मी हुए हैं। और गाज़ा में सरकारी मीडिया ने पहले ही बताया था कि इसराइली हमलों में फ़लस्तीनियों की हलाकतों की तादाद जो है 11,240 हो गई है और 28,000 से ज़ायद लोग जख्मी हुए हैं। गाज़ा में ये सारी सूरत, लेकिन इस सारे के बीच में एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से मुतालिक गाज़ा से आई है। गाज़ा में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून लुबना नज़ीर, जो गाज़ा की पट्टी में जिसने परसों ही हिंदुस्तानी अथॉरिटीज़ से वहाँ से निकाले जाने का मुतालबा किया था, उन्हें लिखा था और हिंदुस्तानी अथॉरिटीज़ की मदद से वो कामयाबी से गाज़ा से निकलकर मिस्र पहुँच चुकी हैं। लुबना और उसकी बेटी करीमा ने आज शाम गए मिस्र और गाज़ा के दरमियान, माफ़ कीजिएगा कल शाम गए मिस्र और गाज़ा का दरमियान रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को अबूर किया है। और गाज़ा से निकलने का, चूँकि रफ़ा की क्रॉसिंग जो है वो वाहिद रास्ता है और हालिया हफ्तों में इंसानी इमदाद और गैर मुल्की शहरियों और ज़ख्मी अफराद के महदूद गुजरने के लिए इससे कभी कभी बीच में खोला भी जाता है। और लुबना के शौहर निदाल तोमान ने बताया है कि वो फिलहाल मिस्र में हैं और लुबना ने रामल्ला, तलबीब और काहिरा में हिंदुस्तानी मशीनरी या हिंदुस्तानी इदारों का शुक्रिया अदा किया है कि उनके इनखला में सहूलियत उन्होंने जो फराहम की है उसके लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं। 10 अक्टूबर को वो गाज़ा में इस जंग के दौरान उसके घर पर भी बमबारी हुई थी और उसने उस सारी तबाही को अपनी आंखों से देखा है। और इस सारी तबाही को उसने कुछ खबर रसां इदारों को गाज़ा के हवाले से जानकारी भी दी है और बताया है कि क़यामत से कम का मंजर नहीं है। ये एक तस्वीर और अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर। और जम्मू कश्मीर की तस्वीर में पंचायत, म्यूनसिपल कमेटियों, काउंसिलों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के इलेक्शन हदबंदी मुकम्मल होने और पसमानदा तबकों के लिए वार्ड रिजर्व करने के बाद होने का अंदिया देते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म पंचायती राज को अमली जामा पहनाने में खुद संजीदा है और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ बल्दियाती इदारों के इंतखाबात भी होने के इम्कानात को खारिज नहीं किया जा सकता है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5 साला मुद्दत मुकम्मल होने के मौके पर अलविदाई तकरीर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये बात भी बताई कि म्यूनसिपल कमेटियों, काउंसिलों और दूसरे इंतखाबात के साथ साथ पंचायती इलेक्शन हदबंदी का काम मुकम्मल होने और रिजर्वेशन के लिए उठाए गए इकदामात के बाद ही ये इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराने में संजीदा है, ताहम कुछ तकनीकी दुश्वारियाँ हैं जिन्हें पूरा कराना भी लाजमी है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वार्डों की हदबंदी और पसमानदा तबकों के लिए वार्डों को रिजर्व रखने के लिए इकदाम उठाने का फैसला किया है। उसके बाद पंचायत इंतखाबात हो सकते हैं। मनोज सिन्हा ने अपनी इस तकरीर में खिताब करते हुए बताया कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपने 5 साला दौर में जम्मू शहर के लोगों की जिस तरह से खिदमत की है, इसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहिक भी हैं। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए जो बात मेयर साहब कह रहे थे, मुझे लगता है कि नगरीय निकायों को अपने संसाधनों के विस्तार पर विशेष रूप से काम करना चाहिए। होता क्या है, सामान्य रूप से हम लोगों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। जब भी अच्छा शासन चलेगा, ये समझिए कि जनता उसका विरोध कभी नहीं करेगी, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और लेना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं
और वो कभी भी नहीं चाहते कि कहीं भी सुशासन कायम हो, कहीं भी अच्छी व्यवस्था चले। मुझे लगता है कि जब भी देश में जहां भी आप देखें जो इस तरह के फैसले लिए गए हैं, जब भी अच्छा शासन चलेगा लोग उसका सपोर्ट करेंगे। मनोज सिन्हा जम्मू में आज की तकरीर पर बता रहे थे। इधर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में पहले से अब बेहतर काम होते जा रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनसे जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में कॉर्पोरेट सेक्टर में मुनक्का तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने बताया कि अब मंजिलें दूर नहीं हैं, वक्त आ चुका है एक नए इनकलाब की, एक नई शुरुआत की जा रही है। पर आगे कंट्री में हम बेंचमार्क बनेगी कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, तो वो बेंचमार्क हमें स्टैब्लिश करना चाहिए और उसके एलिमेंट्स क्या होंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ एलिमेंट जरूरी हैं। एक तो ये हर आदमी की पहचान हो जो कॉर्पोरेट से जुड़ा हो और उसको मदद वक्त से मिले, वक्त के बाद मदद हो सकती है। मदद के लिए हजारों तरीके हैं मदद करने के, वो हो जाएगी। जहां तक ऑडिट का सवाल है, आपने 90% ऑडिट कंप्लीट कर लिया है, बट की ऑडिट करना चाहिए ताकि टाइम पे हो। ऑडिट पोस्ट फैक्टर होना एक बात है, कॉन्करेंट ऑडिट को ही मैं मानता हूं। मैं फाइनेंस में बहुत दिन रहा हूं। मैं एक्चुअली जब आया तो मैं सोचा था कि 9 महीने अगर रह गया मैं यहाँ पे तो दैट विल बी माय बिगेस्ट फॉर्च्यून बिकॉज़ दैट इंडिकेटेड आई एम नॉट गोइंग आउट। बट एनीवे आई स्पेंड मोर देन 3 years देयर। ये ऑडिट जो पोस्ट इट्स ऑफ फैक्टर होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, गड़े मुर्दे खाने वाली बात है। क्या करेंगे, कुछ भी बात। अब सियासत पे भी नजर डालते और सियासत में जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज टंगमार्ग के कुंजर के इलाके में अवामी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। और साफ जाहिर है अवामी कन्वेंशन नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले कई दिनों से कई जगहों पे कन्वेंशन कर रही है और उमर अब्दुल्ला ने यहाँ अपने खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात भी बयान किए, जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल भी बयान की और खास तौर पे उन्होंने जब जम्मू कश्मीर के हालात बयान किए तो कल का एक वो फैसला, एक वो मामला जिस पे जम्मू कश्मीर में बड़ी बहस की जा रही है उसका भी तज़किरा उमर अब्दुल्ला ने किया। और उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर में राजौरी के बच्चों की हलाकत के मामले पर जो मामला आया है उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि बदकिस्मती है, बार बार मरकज से ये तासुर दिलाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का खून सस्ता है। उन्होंने कहा कि अशमजीपोरा एनकाउंटर के मामले में कोर्ट मार्शल किए गए फौजी अफसर को जमानत दी गई है और ये बड़ी बदकिस्मती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बगैर किसी इल्जाम के अदालतों में तारीख पर तारीख भुगत रहे हैं, जबकि 3 नौजवानों के कत्ल में मुलव्वस पाए गए फौजी अफसर को रिहा किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने और भी मामला पर भी बात की। पहले थोड़ा सा उमर अब्दुल्ला को इस मामले पे सुनेंगे, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बात भी यहाँ पे की। वो बात क्या थी, पहले जरा उमर अब्दुल्ला को सुनते हैं। अशमजीपोरा पे उन्होंने क्या बताया। और पता नहीं हमारी किस्मत क्यों कि बार बार मरकज से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमारा खून जो है वो सस्ता है, कि हमारे खून की कोई कदर नहीं। जब हमारे लोग मारे जाते हैं तो उसका किसी को परवाह नहीं। हैरान हुआ मैं देख के कल की खबर, आर्मी अफसर जिसने राजौरी के 3 लोगों को शुपैया में फेक एनकाउंटर में कत्ल करवाया, का जो कोर्ट मार्शल का सिलसिला होता है उस कोर्ट मार्शल के तहत उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। कल रिहा करके उसको खुला छोड़ दिया गया। इतने अफसोस की बात, हमारे लोग जो बिना किसी इल्जाम के जेलों में दम गुजारी। उमर अब्दुल्ला, कश्मीरी का खून कितना सस्ता है, हमारे लोग बिना किसी इल्जाम के जेलों में तारीखों पे तारीखें काट रहे हैं और वो लोग जो कश्मीरी का कत्ल कर रहे हैं, जो साबित हो रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के अल्फाज हैं, उन्हें रिहा किया जाता है, उन्हें माफ किया जाता है। उमर अब्दुल्ला
टंगमर्ग के कुंजर के इलाके में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कन्वेंशन से बतानी थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यहां एक और बात भी की जिसपे सियासत के गलियारों में बड़ी गनगनज सुनाई दे रही है। वो क्या है वो आपको बताएंगे हम तिजारती वक्फे के बाद। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमने यहां के नौजवानों को खरीदने के लिए टंगमर्ग के एमएलए के हाथ पैसे दिए। हमें उस वक्त उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को कमजोर करना था। ये मेरा कहना नहीं है, ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया। लगाने वाला आज मौजूदा हुकूमत में दिल्ली में मिनिस्ट्री कर रहा है। कहने का मतलब मेरा ये कि जिन लोगों ने 40 साल साजिशें रचाई यहां के लोगों को कमजोर करने के लिए, आगे जाके उनके तेवर बदलेंगे। ये उमर अब्दुल्ला का बयान साल 2010 को याद कराया। साल 2010 में कश्मीर में हालात बहुत खराब थे और तब कश्मीर की सिर्फ एक जगह थी, वो टंगमर्ग का इलाका था जहां पे जलसा कराया था। गुलाम हसन मीर उस जलसे के रोए रवान थे और उसी जलसे के बाद मुल्क में तब से फौज के सरबराह वीके सिंह ने बयान दिया था कि शुक्रिया गुलाम हसन मीर साहब, आपने हमारी मदद की। यही आज दोबारा याद उन्होंने दिलाया। लेकिन इसी सवाल या इसी बयान के पस मंजर में सईद अल्ताफ बुखारी ने भी आज बयान दिया और ये बयान उन्होंने जनूबी कश्मीर में आज अपने दमाल हांजीपुरा में अपने स्टेज से बाज़ाब्ता तौर पे तकरीर के दौरान भी दिया, मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए भी दिया। लेकिन सईद अल्ताफ बुखारी ने जो बात इसमें की 2010 के हवाले से, उससे बड़े सवाल खड़ा होते हैं। तो जरा सुनिएगा सईद अल्ताफ बुखारी ने क्या बताया। और इस मामले में हमारे साथ अपनी पार्टी के लीडर फारूक इंद्रावी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें भी ज्वाइन करेंगे इमरान नबी डार, हम उनसे भी जानना चाहिए। पहले जरा अल्ताफ बुखारी को सुनिएगा, इसके बाद हम दोनों से बात करेंगे। जब उमर साहब घर से नहीं निकलते थे, उनको घर से निकालने वाला मेरा ही साथी था जिसने उनको उस वक्त निकाला घर से, और फिर अपने ही उसी टंगमर्ग में उनका जलसा मुनक्कद किया। और उसी बात में मैं गवाह हूं इस बात का, उसी जलसे की वजह से 2010 में वो हुकूमत बची, वरना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसकी कुंजी वहां बंद करवाई दी थी। उसकी द टैप हैड बीन क्लोज्ड इन दिल्ली, इट वाज अबाउट टू बी सैक्ड। कुछ लीडरान हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मेरी उनसे सईद अल्ताफ बुखारी को सुना आपने, वो बता रहे हैं उस जलसे ने उमर अब्दुल्ला को उस वक्त घर से, जब वो बाहर भी नहीं निकल रहे थे, मेरे साथी ने बाहर निकाला, और वरना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सारी कुंजी बंद कर रखी थी। मेरे साथ फारूक इंद्रावी साहब हैं, ये अपनी पार्टी के सीनियर लीडर। फारूक इंद्रावी साहब, जरा बताइएगा क्या बताना चाहते हैं सईद अल्ताफ बुखारी साहब उस वक्त के हवाले से। जी सलीम साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं आपको एक ही बात बता दूंगा कि कुछ इस पर बोलने से पहले ये जरूर कहूंगा, दामन तो जरा देख, जरा बंद कबा देख। आपको याद होगा कि जिस 2010 की बात उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, मीर साहब उमर अब्दुल्ला की काबीना में एक सीनियर वजीर रहे जी। और बाशिती वजीर आला, अगर वो आज 15 साल के बाद ये बात कह रहे हैं, बाशिती वजीर आला उन्होंने क्या किया, कौन सी एक्शन ली, कौन सा तहकीकात किया। एक अखबार में खबर छपवा कर मीर साहब की छवि खराब करना, ये हवा एक खड़ा कर दिया गया था। इसमें कोई हकीकत नहीं थी, कोई किसी एजेंसी का कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं था। इसके बरक्स तो जो आगे बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ तो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं एक सवाल सिंपल सा, मेरी बात सुनिए जी। ये एक हवा खड़ा किया गया था। आज 15 साल के बाद उमर अब्दुल्ला साहब क्या साबित करना चाहते हैं? वो एक नाकाम वजीर आला रहे, और मीर साहब ने, जब आपको याद होगा, ये उनकी काबीना में ज़राअत के वजीर थे। ही इज द पर्सन जिसने उमर अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और हर जिले में किसान रैलियां करवाई
और टंग मर्ग के हल्के इंतखाब बिल्कुल में रेलियन नहीं, आप जरा आपने जरा सुना बुखारी साहब को, हमने उनका साउंड आज उमर अब्दुल्ला इंद्राबी साहब हमने अल्ताफ बुखारी साहब का साउंड बाइट चलाया, उसमें वो बता रहे हैं अगर वो जलसा नहीं करते तो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का नाम लेकर वो बता रहे हैं कि उसने ऐसे कुंजी मरोड़ रखी थी कि उसकी सरकार भी जाती, और तब बहुत से हल्के इल्जाम ये लगा रहे थे कि ये जो पथराव उस वक्त हो रहा था, हालात खराब हो रहे थे, वो पीडीपी करवा रही थी। तो क्या मरहूम मुफ्ती सईद साहब वो पथराव, वो पत्थरबाजी वगैरह करवा रहे थे? ये कुंजी मरोड़ने का क्या मतलब है? एजाज साहब, मैं पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा, इस पर भी बोलूंगा मैं कि मीर साहब जो है उनकी शबिया को खराब करने के लिए ये कोशिश उस वक्त की गई, लेकिन हकीकत ये है कि तंगमर्ग के हल्के इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं पैर रखने की इजाजत नहीं। हम सिंपल सा जानते हैं, वो हम सिंपल सी बात देखिए, वो छवि खराब की वो मामला है। वो झूठ का सहारा लेकर मीर साहब जो कि मेन ऑफ द मैसेज है, उन्होंने सिंपल इंद्राबी साहब लेकिन जहाँ तक आपने बात की पथराव की, ये पथराव कौन करवा रहे थे, हड़ताल कौन करवा रहे थे, वक्त साबित कर रहा है। और आगे आप देखिए इंशाअल्लाह। नहीं, अल्ताफ साहब पीडीपी के तब बड़े लीडर थे, तो अल्ताफ साहब बता रहे मैं गवाह हूँ, अल्ताफ साहब बता रहे मैं गवाह हूँ। वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, ये चीजें तो आज लोगों को बिल्कुल सामने। इमरान नबी डाल रहे मेरे साथ। यहाँ के लोग जो हमारे हैं वो पॉलिटिकली बिल्कुल मैच्योर है, वो समझते हैं किस पार्टी ने यहाँ पर वबाल मचाया जम्मू कश्मीर में, किस पार्टी का रोल यहाँ ऐसा रहा कि जिससे लोग। इमरान नबी डार साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान है, उनको भी जरा सुन लेते हैं। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जरा आपने फारूक इंद्राबी साहब को सुना और आपने अल्ताफ बुखारी साहब को भी सुना। अल्ताफ बुखारी साहब बता रहे हैं कि 2010 में जो फारूक साहब, उमर साहब तो बाहर नहीं निकल सकते थे, मुफ्ती साहब ने तो उनकी कुंजी मरोड़ रखी थी। ये बता रहे कि मैं गवाह हूं उन्होंने। जी, तो क्या आपका रिएक्शन हम जानना चाहेंगे, क्या कुंजी किसने मरोड़ी थी? और अल्ताफ साहब बता रहे हैं अगर मैं आम आदमी की अल्फाज, मैं आम आदमी के तौर पे, जिस तरह तब भी बताया जाता था, बहुत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग गिला करते थे कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए पत्थरबाजी पीडीपी करवा रही है, तो क्या ये मान लें कि तब 2010 में पत्थरबाजी पीडीपी करा रही थी? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहता है कि हम पहले ब्लेम गेम पे, वी डोंट बिलीव इन ब्लेम गेम, मतलब किसी को ब्लेम करना हमारी फितरत में नहीं है। अब जो 2010 के इंसिडेंट की बात की जा रही है, सबसे पहले बहुत ही अफसोसकुन इंसिडेंट रहा, उसमें हमारे बहुत सारे नौजवान जो है मारे गए, बहुत फैमिलीज विक्टिम बन गए, बहुत ग्रीवियस इंजरीज होगी जो अभी तक बेचारे उन हालातों से गुजर रहे हैं। आज अब वही लोग वो बात दोबारा दोहरा रहे हैं जो उस टाइम पे पीडीपी लीडरशिप के क्लोज थे। सो इस सवाल का जवाब तो उन लोगों को ही मालूम होगा। अगर वो अब बोल रहे हैं ये बात, क्या मजबूरी है उनको ये बोलने की? ये क्या वो दिखाना चाहते हैं कि दे आर द रियल कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटर, जो हम बार बार बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉफिट बनाने में किन लोगों का हाथ है, और शायद यही लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटर्स हैं। तो इनको बेनकाब करने की बहुत जरूरत है। जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, दे डिमांड, दे नीड जस्टिस, तो उनको जस्टिस कौन देगा? तो ये जरा बताइए, इंद्राबी साहब से भी अभी बात हो रही थी, इंद्राबी साहब मेरे साथ ऑनलाइन है। फारूक साहब ने जो आज टंगमर्ग में, उमर साहब ने जो टंगमर्ग में बताया, वीके सिंह को याद किया, तब ये कहते हैं इंद्राबी साहब की तब क्यों नहीं कार्रवाई की, आज जो करें बात करें। एजाज साहब मेरी एक ही बात सुनिए आप, कि 15 साल के बाद ये बात कहना क्या माने रखता है? अब उमर अब्दुल्ला साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस बलबूते पर, अगर एक अखबार में खबर एक छपाई गई एक साजिश के तहत, लेकिन वो किसा भी कुछ नहीं था, वो वीके सिंह का बयान सही नहीं था? वीके सिंह का बयान सिर्फ अखबार में नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब आज किस चीज का सहारा लेकर आप इमरान नबी डार साहब जवाब दीजिए। इमरान साहब गुमराह करना चाहते हैं। इमरान साहब जरा जवाब दीजिएगा। मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये फारूक साहब, इमरान साहब जवाब देना चाहते हैं। इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान है।
इमरान साहब जवाब दीजिएगा। तब तक अब इतने सालों बाद क्यों याद नहीं आया? तब सरकार में आपकी पार्टी, आपकी सरकार में थे इमरान साहब। ये एक कंसिस्टेंट, ये सिर्फ उमर साहब की बात नहीं है, ये एक आम नॉलेज है अब, क्योंकि ये स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहला नहीं आया था। ये आपको भी मालूम होगा, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने ये स्टोरी कवर भी की है कि ये बयान हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने दिया था, वो बाज़ाब्ता अखबारों ने कवर किया था। इमरान तो साहब अब ये सब चीजें ये हम बोल नहीं रहे हैं, ये हरी जुबान ने, ये हमने नहीं बोला, ये हिंदुस्तान के आर्मी चीफ के अल्फाज हैं। चलिए, तो अब मैं वही बोल रहा हूँ कि अब ये वजीर आला रहे हैं, उस वक्त वजीर आला थे, उन्होंने कौन सा एक्शन लिया था, कौन सा तहकीकात किया था? ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, अखबार में खबर छपवा कर उसी चीज का आज चलिए बहुत शुक्रिया। मेरा ये प्रोग्राम डिबेट का नहीं है। इमरान नबीडार साहब, मैंने आपका व्यू पॉइंट लेना था। बहुत शुक्रिया आपका। फारूक अंद्राबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सिर्फ एक व्यू पॉइंट लेना था, क्योंकि बड़ी बात की गई है, और इसमें बड़ी बात अगर कही जाए तो सईद अल्ताफ बुखारी तब पीडीपी के बड़े लीडरान में शुमार होते थे, और आज वो खुद बता रहे हैं कि तब 2010 में जो कुछ भी हुआ, उमर अब्दुल्ला को बाहर निकलने नहीं दिया, सारी कुंजी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मरोड़ के रखी हुई थी। और अक्सर पीडीपी वाले इल्जाम लगा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इल्जाम लगाए 2010 में पथराव पीडीपी वाले करवा रहे थे, और पीडीपी वाले बता रहे हैं कि 2016 में पथराव नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही थी। एक दूसरे पर दोनों पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन इन इल्जाम के बीच में आज बड़ी बात की है सईद अल्ताफ बुखारी ने। देखते हैं क्या आगे रद्द-ए-अमल मिलता है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा तिजारती वक्फे के बाद हमारे साथ सईद अल्ताफ बुखारी का अगला बयान भी रहेगा, वो भी सुनिएगा। लेकिन पहले ये छोटा सा तिजारती वक्फा।